एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करेंगे। डीयू में सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है कि डीयू वेबसाइट पर, वैसे जनरली मई एंड में जो है वो आपके लिए लिंक ओपन किया जाता है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो सबको इफेक्ट कर रही हैं, तो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपका जो है वो कब स्टार्ट होगा प्रोसेस। बट अभी जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है, जो ये कहा गया है कि शायद जो आपका डीयू प्रोसेस है एडमिशन का वो अगस्त फर्स्ट ऑफ वीक में स्टार्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगी कि अभी जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगी वो सब कुछ जो है वो लास्ट जो अभी तक एडमिशन्स होते रहे हैं उनके बेस्ड पर है। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द प्रीवियस गाइडलाइंस. So due to COVID-19, the given guidelines may change. So for further information, you have to go to official DU website. DU की official website है www.du.ac.in. इस पर जाकर आप सभी कॉलेजेस के बारे में, सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो DU का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उस समय बहुत से बच्चे अच्छी तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डीयू ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अभी आपके पास फ्री पीरियड है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करके उन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे आपकी फोटोग्राफ, आपका सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 सर्टिफिकेट्स, क्लास 10 सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो हो रहा हो, SC, ST, PWD और कश्मीरी माइग्रेंट्स और EWS का सर्टिफिकेट, इसके साथ आपका OBC सर्टिफिकेट जो कि स्टूडेंट्स के खुद के नाम पर हो। आपको एक स्कैन्ड अपना सिग्नेचर भी रखना है। तो यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि आप सब, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, स्मार्टफोन सबके पास हैं, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स की पिक्स लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी पे आप सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उन सब पिक्स को आप अपने फ़ोन में सेव करके रखिए। उसकी वजह ये है कभी कभी स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी, या वो टेंशन में होते हैं, एडमिशन की घबराहट में होते हैं, वो कई बार अपने जो फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट्स का वो घर भुलाते हैं। तो हर अधिकतर डीयू के हर कॉलेजेस में फोटोकॉपी शॉप होती है। तो अगर आपके फ़ोन में आपका स्कैन और आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप वहाँ से जो है फोटोकॉपी शॉप से निकलवा सकते हैं और आपका समय भी बच सकता है। दूसरा, आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपको अपना TC और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल से लेकर रखना है। उसकी वजह ये है कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट होते हैं, अगर उनके पास वो नहीं होता तो कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि डीयू में ये प्रोसेस है कि आप सभी एडमिशन के दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ किसी 1, 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने साथ रखें। इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका नाम है, चाहे वो आपके फादर का नेम है, चाहे वो आपकी मदर का नेम है, उन सब नाम को आपको उसी फॉर्म में लिखना है, उसी स्पेलिंग के साथ लिखना है जो स्पेलिंग आपके सर्टिफिकेट्स पर मेंशन है। क्योंकि डीयू का जो ऑनलाइन फॉर्म आप निकाल कर उसका प्रिंट लेकर आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपके उस फॉर्म के साथ कॉलेज फॉर्म को चेक किया जाता है। अगर आपके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या नाम उस तरीके से नहीं लिखा गया तो फिर एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप को वो करेक्ट कराने के लिए कहा जाता है और उसके लिए एफिडेविट बनवाया जाता है। क्योंकि डीयू का फॉर्म एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद जो है वो आपका री रजिस्ट्रेशन फिर उसमें नहीं होता है। और जैसा कि कस्तूरी राम कॉलेज की प्रिंसिपल अभिलाषा गौतम जी ने भी बताया, सेम डीयू में भी है
कि कोशिश कीजिएगा कि जो फोटो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में अटैच कर रहे हैं, सेम फोटो की कुछ कॉपीज आप अपने पास रखिए, ताकि जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे तो वो सेम फोटो जो है आप अपने कॉलेज फॉर्म में भी लगाएं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के होते हैं, ईसीए कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स और ईसीए कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन्हीं जो कैटेगरीज हैं उसमें आप अप्लाई कीजिए। एक और ख़ास बात कि अभी तक डीयू में जो गाइडलाइन हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि 2007 तक जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो जो अपना सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते थे तो वो उनका 1 साल पहले का भी मान्य होता था। लेकिन 2017 और उसके बाद से डीयू में ये प्रोसेस शुरू हुआ कि जो भी आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, your OBC certificate will have to produce certificate issued only after March 31st of current year, and your OBC caste must be included in central list issued by the government of India। क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे, जितनी भी बार अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, हर बार वो कॉलेज आपका उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल गाइडलाइन है, जो उसकी एक लिस्ट दी गई है, उससे आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। और आपने जब पोर्टल पर लॉगिन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो उसके विदिन 24 आवर्स में आपको अपनी फीस को पे करना है। और एक बार आप सक्सेसफुली फीस पे कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका डीयू एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब आप जो है वो डीयू में एडमिशन प्रोसेस की लाइन में आ गए हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एडमिशन से पहले ऑनलाइन फॉर्म, बार बार मैं आपको कह रही हूँ बेटा, ऑनलाइन फॉर्म प्लीज आप जरूर फिल कीजिएगा। दूसरी एक बात, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे अपने फ़ोन से या अपने घर से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है या उनके घर में इतना लोग एडवांस, टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस नहीं है कि वो भर सकें, तो वो कभी कभी बाहर जाते हैं, शॉप से भरवाते हैं या किसी फ्रेंड से भरवाते हैं या आस पड़ोस के किसी ब्रदर, किसी भैया से भरवा लेते हैं। तो मैं पिछले 1-2 बार जो ऐसे केसेस आए हैं उनके बिहाफ पर आपको कह रही हूँ कि बच्चों को लगता है फॉर्म भर गया, लेकिन वो फॉर्म भरा नहीं गया था। अब जब वो डीन ऑफ वेलफेयर स्टूडेंट्स में जाते हैं तो पता चलता है कि फॉर्म नहीं भरा, लेकिन अब इसका कुछ हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही भरना है। तो जहाँ से भी आप भरवा रहे हैं आप प्लीज़ साथ बैठिए, अपनी स्पेलिंग्स चेक कीजिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो दीजिए। इवन आपको मार्क्स भी पॉइंट्स में शो करने हैं। अगर आपके मार्क्स 95.24 हैं तो आपको 95.24 ही लिखने हैं, ना आप उसको 95 करेंगे ना आप उसको 96 करेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भर लेंगे तो प्लीज़ उसका तुरंत एक प्रिंट आउट, बाहर से अगर आप करा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या घर पे भी करें तो उसको स्क्रीनशॉट करके जो है वो आप रख लीजिए। एडमिशन प्रोसेस पर बात करते हुए उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी बच्चों को। कई बार बच्चे क्या है, एडमिशन ले लेते हैं और अपने आप सोच कर कि वो हाँ मेरा एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज में, वो कैंसिल करा कर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू होता है। ऐसे में बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, जहाँ से उन्होंने कैंसिल कराया, और जिस कॉलेज में उनको लग रहा था कि उनका आ रहा है, वो वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि उस कट ऑफ में उनका एडमिशन नहीं होना था और वो ऐसे में कहीं के भी नहीं रहते। तो प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर कैंसिलेशन, क्योंकि कैंसिलेशन करने से पहले 3 दिन एक कट ऑफ के लिए दिए जाते हैं और 3 दिन अनफ होते हैं। आप अपने उस कॉलेज में जाइए जहाँ आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन हो रहा है। आप पहले वहाँ अपनी मार्कशीट दिखाइए, फोटोकॉपी, वो कैलकुलेट करेंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और वो बताएंगे कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हर डिपार्टमेंट आपको एश्योरेंस देता है कि हाँ आपका एडमिशन हो रहा है, आप जाइए बेटा कैंसिल करा के आइए, तभी आप कैंसिल करेंगे। और उस कैंसिलेशन के उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना विड्रॉ करना है। तो आप जब एडमिशन किसी भी कॉलेज से या किसी से, या सेम कॉलेज में भी आप ले रहे हैं लेकिन आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, कोर्स चेंज कर रहे हैं, तो आपको पहले ऑफिशियल जो है डीयू वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे कैंसिलेशन करना है
उसके बाद आपको रीजनरेट करके अपना दूसरे कॉलेज के लिए फॉर्म करना है और उस फिर फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेकर आना है। यानी 2 प्रिंट आउट होगा, एक कैंसिलेशन फॉर्म का और दूसरा जिस कॉलेज में जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका। कभी कभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि फीस का क्या होगा, ये क्या होगा, वो टेंशन की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आप फी पे करते हैं तो आपके जो वैलेट में जो मनी होती है, अगर एक्स्ट्रा लग रही है तो आपको देनी पड़ती है, अगर आपके पैसे बच गए हैं तो आपको रिफंड हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। इसके अलावा आपको एडमिशन के समय कुछ खास बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो बातें क्या हैं? वो बातें हैं कि हमारे यहाँ DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट फॉर कैलकुलेशन का एक क्राइटेरिया है। ये बेस्ट फॉर कैलकुलेशन क्या है? आम जो पब्लिक है, जो जनता है या जो बच्चे हैं छोटे 12th क्लास के, उन सब के लिए बेस्ट फॉर अभी तक यही रहा कि मेरे जिस 4 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो मेरा बेस्ट फॉर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि DU में 40 से अबव कॉलेजेस हैं और DU में बहुत से कोर्सेज हैं और हर कॉलेज, हर कोर्स की एक अलग रिक्वायरमेंट भी रहती है। कुछ सिमिलर होती हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स अलग भी होती हैं। यहाँ मैं सिमिलर रिक्वायरमेंट की उस पर बात कर रही हूँ कि बेस्ट फॉर कैलकुलेशन क्या है। बेस्ट फॉर कैलकुलेशन है कि आपके 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो भी आप चुनेंगे DU एडमिशन के लिए वो मस्ट इंक्लूड किए जाएंगे। उसके साथ ही कैंडिडेट अगर वो उसने कोई भी ऐसे 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़े जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट ए दी होती है, एक टेबल दी होती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर उनसे अलग कोई एक सब्जेक्ट है जो आप बेस्ट स्कोर में काउंट कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके 82.5% बन रहा है, लेकिन उन बेस्ट 4 में एक सब्जेक्ट ऐसा है जो DU की लिस्ट ए में नहीं था, तो it will lead to a deduction of 2.5% imposed on the best 4 percentage calculated। यानी कि आपकी बेस्ट 4 की परसेंटेज में से 2.5% जो है वो आपका लेस कर दिया जाएगा। तो यानी कि भले ही आपके 82.5 थे बट वो काउंट 80% होंगे। तो इस बात पर कई बार स्टूडेंट्स परेशान भी हो जाते हैं और वो हमें कहते भी हैं कि मैम मेरे तो 82.5 है। हम समझाते भी हैं लेकिन बहुत बार बच्चों को समझ नहीं आता है। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो लिस्ट ए में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जो लिस्ट ए में कोई ऐसा सब्जेक्ट मतलब आपके बेस्ट स्कोर में ऐसा सब्जेक्ट है जो लिस्ट ए में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपका 2.5% लेस होगा। और अगर आपने ऐसे 2 सब्जेक्ट लिए तो आपका 5% यानी 2.5 प्लस 2.5 यानी 5%। इसके अलावा आप अगर कैंडिडेट जो है कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट ए में दिया गया है और उसका 2.5 लेस हो रहा है बेस्ट स्कोर का, तो ऐसे में क्योंकि उसकी परसेंटेज कम हो गई तो उसे क्या करना होगा, उसे DU वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ देखनी होगी और उसे देखना होगा कि उसकी कट ऑफ में कौन से कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, क्योंकि 2.5% लेस का जो फॉर्मूला है वो पूरी DU में कॉमन है। इसके अलावा अगर आप किसी ऑनर्स कोर्स, वो भी स्पेशली किसी एनी लैंग्वेज प्रोग्राम में आप DU में एडमिशन ले रहे हैं, ये खास बात ध्यान रखने की है क्योंकि बच्चों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। यहाँ अपोजिट हो जाता है क्या, मान लो आप इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और अगर आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इलेक्टिव पढ़ी है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्टिव अगर आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है तो आपको बेस्ट 4 में 2% का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि क्या, कि मान लीजिए आपके 85% मार्क्स बने हैं और आपने इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़ी है, तो बेस्ट 4 के जब 85 हुए तो इलेक्टिव के उसमें 2% ऐड होंगे, तो फिर वो आपके 85 से 87 होंगे। इसमें 2 बातें खास ध्यान रखने की है। वो क्या, कि एक तो ये कि अगर मान लीजिए किसी कोर्स में आप 85 चाहिए लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, पर क्योंकि आपने इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़ी इसलिए आपका 87 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, जो कट ऑफ चल रही है आप उससे पहले की कट ऑफ के बच्चे हैं। ठीक है, समझ आई, जो कट ऑफ चल रही है आप उसकी पहले की कट ऑफ के बच्चे हैं, तो आपको एडमिशन उससे पहले की कट ऑफ में मिलना चाहिए था। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही कि हर कट ऑफ में जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता, आपको किसी भी तरह से आपको इधर उधर जरूर जाना है, हर कॉलेज में जाना है
और हर कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि किसी में कट ऑफ 95 है लेकिन आप 85 में भी जा रहे हो। आप अपनी कट ऑफ वाले 4-5 कॉलेजेस में जरूर विजिट करें, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि आप ये जान पाएंगे कि आपका कहाँ पर एडमिशन हो रहा है। दूसरी एक बात कि अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट सोचे थे कि मुझे ये नहीं तो ये ले लूंगा, ये नहीं तो ये ले लूंगा, तो कई बार बच्चे प्रायोरिटी रखते हैं। हाँ, डीयू में 2 कैंपस है बेटा, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो कुछ स्टूडेंट्स की अधिकतर की बल्कि प्रायोरिटी रहती है नॉर्थ कैंपस, ठीक है, लेकिन जो साउथ की तरफ रहते हैं उनकी साउथ कैंपस रहती है। तो प्रायोरिटी मत रखिए, अभी आप अपने कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर करे कि जो जो प्रायोरिटीज आपने सेट की हैं वो सब फुलफिल हों, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अपने कोर्स को प्रेफरेंस दीजिए और उस कोर्स के साथ जो कॉलेजेस हैं उसमें परसेंटेज देखिए और वहां पर जाकर जो है वो आप अपने एडमिशन प्रोसेस को पूरा कीजिए। इसके अलावा जो बेस्ट फॉर कैलकुलेशन फॉर बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसमें स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर भले ही मास मीडिया अगर टेबल लिस्ट ए में नहीं है, लेकिन मास मीडिया स्टडीज इज टू बी ट्रीटेड एज द एकेडमिक सब्जेक्ट। तो लिस्ट ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में हैं। लिस्ट ए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अरेबिक, बंगाली, बॉटनी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पर्शियन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, जियोलॉजी, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं। और वैसे अधिकतर बच्चे जो हैं वो जो है इनमें से कोई अधिकतर स्टूडेंट्स के पास इनमें से सभी सब्जेक्ट मौजूद होते हैं, बट कुछ स्कूल्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऑफर कर देता है जो लिस्ट ए में नहीं होते, तो 2.5 लेस फार्मूला जो है वो उन्हीं पर लागू होता है। एक बात मुझे अभी बताते हुए एक और ध्यान आई, वो जब हम इलेक्टिव की बात कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट में जो है इलेक्टिव और कोर मेंशन नहीं होता। तो प्लीज़ आप अभी से अपने स्कूल से पता करके रखें और चाहें तो एक मेल मंगवा लें या कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनवा लें कि आपकी वो लैंग्वेज इलेक्टिव है या कोर है। उससे ये फ़ायदा होता है कि कई बार लैंग्वेज इलेक्टिव होती है बट सबको लगता नहीं वो कोर है। तो मान लो आपके 85% हैं तो कोर की वजह से 85 ही रहता है और मान लीजिए एडमिशन के लिए 87 चाहिए थे, लेकिन बट अगर वो इलेक्टिव है, आपके पास प्रूफ है, तो आपके 87% यानी 2% जो है वो उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एडमिशन के लिए जाएं, अगर आपकी मार्कशीट में जनरली बेटा ये उत्तर प्रदेश की तरफ, यूपी की तरफ होता है, इलाहाबाद की तरफ होता है कि वहाँ पर जो है वो कोर इलेक्टिव मेंशन नहीं होता, तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है कुछ सब्जेक्ट जो हैं ऐसे हैं जो लिस्ट ए में नहीं है लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं आपको उनकी कुछ डिटेल दे रही हूँ। वो क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस ओनली। Biology, biotechnology and business studies will be considered as an academic elective subject, and business mathematics will be treated as equivalent to mathematics for admission to BCom honors or BCom program only। यानी कि ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के रूप में जो है वो माना जाएगा, वो सिर्फ BCom honors और BCom प्रोग्राम में एडमिशन लेने के दौरान। Legal studies will be treated with the academic elective subject for the purpose of admission into BA honors political science, and account will be treated as equivalent to commerce as subject। तो यानी कि इन सब्जेक्ट का आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई जो डिडक्शन है वो यहाँ पर नहीं होगा। डीयू में जो कॉलेजेस में जब कट ऑफ निकलती है तो उसके लिए आपको कुछ बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब भी कट ऑफ स्टार्ट होगी, फर्स्ट कट ऑफ जो एडमिशन के लिए निकलेगी उसके लिए 3 दिन दिए जाते हैं। और जिस दिन फर्स्ट कट ऑफ है, मान लीजिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कोविड-19 की वजह से, ये जो वायरस फैल रहा है इसकी वजह से, इस महामारी की वजह से अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि किस डेट से एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, तो आप समय समय पर डीयू वेबसाइट देखते रहिएगा। तो मान लीजिए अगर 1 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट है तो आप देखना कि आपका 31 जुलाई की इवनिंग तक या नाइट तक डीयू वेबसाइट पर और उससे संबंधित सभी कॉलेजों की वेबसाइट पर जो है आपकी कट ऑफ परसेंटेज शो हो जाएगी। उसके अलावा उस कट ऑफ परसेंटेज के साथ साथ हर कॉलेज की, हर डिपार्टमेंट की परसेंटेज शो होगी। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 2-3 ऑप्शन अपने साथ रख के चलते हैं, तो आपको एक अपनी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक पेपर मेंटेन करनी, यानी इस पर आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि वो बहुत लकी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट कट ऑफ में जाते हैं, एंड मैं आप सबको बेस्ट विशेष देती हूँ कि आप सभी का फर्स्ट कट ऑफ में हो जाए, बट फिर भी ड्यू में 7th 8th कट ऑफ तक जाती है, तो कुछ ना कुछ, और उसके बावजूद भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो आपको स्पेशली ये पेन पेपर रखकर ये पूरा एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में कब कौन सी जो है वो कट ऑफ गई थी उस सब्जेक्ट में, जिसमें आप सबकी नहीं देखनी, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा एक खास बात और, ड्यू में 2-3 सालों से एक प्रैक्टिस रही है, वो क्या, ये भी डिपेंड करता है कि आगे ये फॉलो होगी कि नहीं, तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बार बार आप ड्यू वेबसाइट को प्लीज फॉलो जरूर करें। वो क्या है कि मान लीजिए आप फर्स्ट कट ऑफ के बच्चे हैं और चाहे वो रीजन XYZ कोई भी हो और आप एडमिशन नहीं ले पाए, अब आया सेकंड कट ऑफ, तो बहुत बार बच्चों को लगता है हमारे तो ज्यादा मार्क्स है तो कभी भी 8th कट ऑफ तक आ जाएगा, नहीं। फर्स्ट कट ऑफ अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथमेटिक्स है, BSc इन मैथमेटिक्स, या कोई भी BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स, कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ गई है 95, तो इसका मतलब है 95 और उससे ऊपर। मान लीजिए उसकी सेकंड कट ऑफ गई है 95.5 या 95 से लेकर और 94 तक गई है, यानी कि सेकंड कट ऑफ में 1% डाउन आ गया। तो अब अगर आपका 95.1 आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अब 95 से नीचे और 94% से ऊपर वाले बच्चे को चांस दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक उम्मीद की किरण होती है, वो ये कि सेकंड कट ऑफ के लास्ट डे अगर सीट्स हैं, अवेलेबल हैं, और DU का नोटिफिकेशन आता है, DU हर कट ऑफ के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि अब ये काम ये कर सकते हैं कि नहीं। वो क्या है कि सेकंड कट ऑफ के लास्ट डे फर्स्ट कट ऑफ में आने वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में और कॉलेज में वो सीट अवेलेबल है तो। ठीक वैसे ही थर्ड कट ऑफ के लास्ट डे सेकंड कट ऑफ वाले का होता है और फोर्थ कट ऑफ के लास्ट डे थर्ड कट ऑफ वाले का होता है। तो आई थिंक आप ये बात जो है वो समझ गए होंगे। DU में साइंस, आर्ट्स और इन सबको लेकर बहुत से कॉलेजेस हैं। DU वेबसाइट पर जाकर आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सबको बताना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉलेजेस हैं, बट फिर भी मैं कुछ कॉलेजेस आपको बता रही हूँ। साइंस के लिए जो है वो सेंट स्टीफन कॉलेज, मिरांडा हाउस, दौलतराम कॉलेज, हिंदू, हंसराज, श्री वेंकटेश्वरा, आचार्य नरेंद्र देव और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। इसके अलावा जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉलेज आपके यहाँ पर हैं वो हैं हंसराज, हिंदू, दौलतराम कॉलेज, गार्गी, श्री वेंकटेश्वरा, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन जिसे IP के नाम से भी जाना जाता है, किरोड़ीमल, और ARSD कॉलेज। इसके अलावा आपके आर्ट्स से रिलेटेड जो हैं, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो कॉलेजेस DU में हैं, जहाँ पर कि आपकी आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उन कोर्स में जो एडमिशन होता है वो है LSR, लेडी श्री राम, दौलतराम कॉलेज, मिरांडा, IP, हंसराज, रामजस, DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, GMC और RLA मॉर्निंग और इवनिंग। आप स्टूडेंट्स जो हैं अपने कैरियर को लेकर, क्योंकि एंडलेस कैरियर जो है, एंडलेस कैरियर जैसे कि नाम से सबको पता है कि कैरियर की कोई सीमा नहीं है ना, असीमित है। कभी कभी बच्चे हिंदी ऑनर्स कर लेते हैं, BCom ऑनर्स कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो स्ट्रीम है आगे जाके वो चेंज कर लेते हैं और उसी फील्ड में कुछ और कर लेते हैं और अपने आप को वो पॉलिश करते हैं, निखारते हैं। तो एंडलेस कैरियर ने जो ये स्टार्ट किया है तो वो बहुत अच्छा किया है कि क्या कि मैं यहाँ पर यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक कॉन्सेप्ट होता था कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वो बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत से कैरियर्स हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इवन आज तो बच्चे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूबर बन रहे हैं ना, टिकटॉक पर भी बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्टडी से रिलेटेड। तो जो साइंस है उसमें आप टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ, टीचिंग तो है ही है, टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप क्लिनिकल साइंटिस्ट जॉब भी कर सकते हैं, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी बड़ी अच्छी पोस्ट है और इसका जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। तो साइंस राइटर भी बन सकते हैं। राइटर तो आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि राइटर की ज़रूरत तो हमेशा होती है। अच्छे लेखन को हमेशा सराहा भी जाता है और उसकी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट भी जो है वो, चाहे वो एजुकेशन पर्पज से हो चाहे वो सोशल पर्पज से, उसकी ज़रूरत हमेशा रही है। कॉमर्स में जो है वो आप टीचिंग तो सब में फर्स्ट है, क्योंकि टीचिंग तो बहुत ज़रूरी है ना। तो टीचिंग के साथ साथ
कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंश्योरेंस अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लोन्स एग्जीक्यूटिव और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर जिसे HRM कहते हैं आप लोग, इन सबको जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी ये सीमित नहीं है ना, एंडलेस कैरियर है, यानी कि कैरियर इतने हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि ज़रूरत है आपको ये देखने की कि आपको अपने टैलेंट को पहचानने की कि आप किस फील्ड में अच्छे से जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम जो चाहते हैं बाई चांस वो अपॉर्चुनिटी हम नहीं ले पाते, हमें कुछ और मिलती है, तो क्योंकि आप में जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तो आप उसको भी जो है वो अच्छे तरीके से फुलफिल करेंगे तो आपका कैरियर उसमें भी बहुत अच्छा हो सकता है। कैरियर्स इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, NGO में कैरियर कर सकते हैं, प्रोग्राम में ऑफिसर बन सकते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं, लेक्चरर और टीचर और लिबरल आर्ट्स, लाइब्रेरियन, साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च असिस्टेंट, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजिस्ट, और आजकल इसका सोशल वर्कर का भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों बच्चों में जो है वो क्रेज है। DU में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस है। यहाँ जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडमिशन लेने के दौरान बहुत से बच्चों को हमने देखा कि बहुत सीरियस होते हैं और बहुत अच्छे से अपनी फाइल मेंटेन करके लाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो उतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते या उस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख पाते, या उनको लगता है हो जाएगा, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, तरसों जाऊंगी, तो जिस कट ऑफ में उनका आ रहा होता है उसके लास्ट डे आफ्टर 12:30 आते हैं, क्योंकि आपको पता है एडमिशन टाइम जो 9:30 से 12:30 होता है, या कभी कभी DU की तरफ से 1 PM तक होता है, उसके बाद जो है वो एंट्री क्लोज हो जाती है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो कट ऑफ के 3 या 2 दिन मिलते हैं आपको उसे वेस्ट नहीं करना, आपको उस दौरान अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और आपको हर कॉलेज में जाकर ये पता करना है कि आपका एडमिशन कहाँ पर आपके मनचाहे कोर्स में हो रहा है। अगर आप विड्रॉल भी करा रहे हैं नो इशू, बट आप गाइडलाइन देख लें एक बार DU की, जो भी करंट आएगी, कि एक बार में एक बच्चा, यानी कि जिस समय एडमिशन्स हो रहे हैं, चाहे वो 7 कट ऑफ आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, कि वहाँ पे बच्चा 2 बार विड्रॉल करा सकता है, कैंसिल करा सकता है एडमिशन, या 3 बार या 1 बार। ये आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप विड्रॉल कराते जाएं और पता चले कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप एक सीट तो अपनी जरूर सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद अगर कहीं आता है तो आप विड्रॉल ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात, हर DU के मैं यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि DU में जो है, DU के जितने भी कॉलेजेस हैं और उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका फीस स्ट्रक्चर सेम नहीं है, सबकी फीस जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर जब आपकी मार्कशीट को वेरीफाई किया जाता है और टीचर्स, जो कंसर्न टीचर है या डिपार्टमेंट है, वो देखता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में आपका आ रहा है और आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मुझे लेना है, आप एकदम कंफर्म हैं, श्योर हैं, तो फिर आप वहाँ से प्रोस्पेक्टस खरीदते हो। उस प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है। ठीक वैसे ही जैसे ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म के रूल्स रेगुलेशन सारे पहले पढ़िएगा, इसके बाद फॉर्म भरिएगा। ये ना हो कि फॉर्म भर दिया और उसके बाद आपको लगा कि वो मुझे तो ये नहीं करना था या वो नहीं करना था, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो चेंज का ऑप्शन नहीं हो पाया। तो DU में जब आपने एडमिशन ले लिया और विड्रॉल करा, विड्रॉल का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, कैंसिलेशन और विड्रॉल का, लेकिन यहाँ एक बात और बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी कोर्स, मान लीजिए ठीक है, अगर किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया और उसकी फीस थी 16,000, दूसरे कोर्स में लिया विड्रॉल करा के उसकी फीस थी 15,700, 300 रुपये बचे, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वो फीस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी और आपके वॉलेट में जो पैसे थे 300 रुपीज़ जो बचे, वो कुछ समय के बाद आपके खाते में आ जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन फीस थी 16,000, विड्रॉल कराने के बाद जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया फीस हो गई 16,500, तो आपको क्या करना है? बच्चे बड़े परेशान होते हैं, अब हम 16,000 अभी दिए थे मैम, अभी फिर से देंगे, बड़ी परेशानी है। नहीं, आपको फिर से 500 पे करना है, 1600 ऑटोमेटिक जो है वो उस कोर्स में या इस कॉलेज में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको पे करना है। इसके अलावा जो है DU में अगर रेगुलर बेसिस के में बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता और बच्चा रह जाता है किसी कारणवश, तो जाहिर सी बात है बच्चे को थोड़ा दुख भी होता है और वो फील करता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो नहीं,
आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीयू ने इतने रास्ते आपके लिए खोले हैं कि आपको किसी भी सूरत में ना तो घर बैठने की ज़रूरत है, ना निराश होने की ज़रूरत है। डीयू ने हर स्तर पर इस तरह से काम किया है कि हर बच्चा एजुकेशन ले सकता है, ये उसका राइट है। तो डीयू में आपने सुना होगा SOL, द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस, कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से भी आप लोग उसे जानते हैं, यानी घर बैठे पढ़ाई, जिसमें संडे के संडे आपकी क्लासेस होती हैं। ये कोएड होता है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। इसमें सप्ताह में एक बार क्लास होती है, और जब गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं रेगुलर कॉलेजेस की, तो उन दौरान वहाँ पर जो है वो क्लासेस चलती हैं। तो जो द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीजेस द DU SOL एडमिशन नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। जनरली अभी तक जो पास्ट प्रैक्टिस रही है वो ये रही है कि DU अपनी वेबसाइट पर एंड में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है एडमिशन के रिगार्डिंग। बट आपको पता है कि अभी तो कोरोना की सिचुएशन ऐसी है, और अभी 12th का एक पेपर भी रहता है, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। बट जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बाद आप लोग, या जुलाई से ही आप लोग जो है वो समय समय पर, इवन अभी भी आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन देखते रहे, क्योंकि वो समय समय पर जो है वो DU की विभिन्न वेबसाइट पर, SOL पर भी जो है वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो अपना नोटिस डालते रहते हैं। तो प्लीज़ उस नोटिस को भी आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा जो है इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कम प्रोस्पेक्टस कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ नॉर्थ कैंपस और फ्रॉम द साउथ स्टडी सेंटर एट साउथ मोतीबाग, न्यू दिल्ली। आप यहाँ से जो है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने NC वेब के बारे में सुना होगा, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। The applicant who wish to be considered the admission in the NC web can opt for the same at the time of registration. All other procedures for the admission will be done by the same. यानी कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में NC वेब का भी ऑप्शन रखिएगा, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड आपकी जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, वो सब आपके NC वेब के ऑफिस में होंगे। और ये NC वेब का ऑफिस कहाँ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो NC वेब का ऑफिस जो है, NC वेब का जो ऑफिस है आपका, वो आपका आर्ट्स फैकल्टी में लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, तो आर्ट्स फैकल्टी भी अगर आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी आपको जो है वो NC वेब का ऑफिस कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है अपने एडमिशन प्रोसेस की जो गाइडलाइंस हैं वो समय समय पर फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि DU वेबसाइट पर सबकी कॉमन गाइडलाइंस होती हैं। उसके अलावा आप जो हैं अपनी NC वेब पर और SOL पर भी जो है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उन इंफॉर्मेशंस को देखकर जिस भी तरह का आपको स्टेप लेना है वो आप ले सकते हैं। साथ ही बच्चों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी आप अपने कैरियर को लेकर सोच रहे हैं वो सब फुलफिल हो, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि समय समय पर प्लीज़ DU वेबसाइट को फॉलो कीजिए, उसके सारे नोटिफिकेशंस को देखिए, और एंडलेस कैरियर जो है उसकी वेबसाइट पर भी देखिए। और फिर से लास्ट में जो है मैं एंडलेस करियर के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू।